हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के कमेंट और मैसेज को देखते हुए मुझे बनाना पड़ा। बिल्कुल भी टाइम है ही नहीं, अब थोड़ा सा टाइम है, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए बनाया। आप लोग जल्दी से फटाफट ये पीडीएफ को देख लीजिए, टेलीग्राम में आपको मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिए। पासवर्ड के लिए इंस्टा में आइए, कोई दिक्कत नहीं, मिल जाएगा। बट पहले आप लोग समझ लीजिए, मैं यही कह रहा हूँ, पहले आप लोग समझ लीजिए। 10-15 मिनट का बनाऊंगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं कोशिश करूंगा 20 से 25 मिनट तक जाए, ज्यादा से ज्यादा, नहीं तो उससे कम में फास्ट में खींचूंगा और आप लोगों को समझा दूंगा, है ना। आप लोगों को क्या करना है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में, डाउनलोड कर लीजिएगा। पासवर्ड के लिए इंस्टा में चले जाइएगा, ठीक है। पहला प्रश्न आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए स्टूडेंट्स, पहला प्रश्न आपका है, भारतेंदु युगीन गद्य साहित्य पर प्रकाश डालिए। तो आंसर देखिए, मैं रीड करूंगा केवल, क्योंकि समझाने का भी उतना टाइम है। मैं यहाँ पे ऐसे समझाऊंगा, आप लोग सुनने की कोशिश कीजिए कि समझ में आने लगेगा। ओके, समझा समझा के ही बोलूंगा मैं, तो ध्यान से सुनिएगा। भारतेंदु युगीन गद्य साहित्य हिंदी साहित्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण काल है, जो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आया था। इस युग का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर रखा गया है, जो एक महान कवि, लेखक और नाटककार थे। भारतेंदु युगीन गद्य साहित्य की विशेषताएं क्या है? पहला ये है कि नवजागरण और सुधार। इस युग में सामाजिक सुधार और नवजागरण की भावना को बढ़ावा दिया गया। दूसरा, राष्ट्रवाद, देशभक्ति और राष्ट्रवाद की भावना को प्रोत्साहित किया गया। तीसरा, भाषा और शैली। भारतेंदु युगीन गद्य साहित्य में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया और लेखन शैली सरल और प्रभावशाली थी। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट इसका स्टेप है, प्रसिद्ध लेखक और कृतियां पर देखिए। तो पहला आता है भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम, जो भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, चौपट राजा, है ना, इस पर उन्होंने बनाया। दूसरा है बालकृष्ण भट्ट, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक और लेखक थे। एंड तीसरा आपका आता है प्रताप नारायण मिश्र, एंड ये ब्राह्मण पत्रिका के संपादक और लेखक थे। तो ये आपका हिंट है, इतना हिंट आपके लिए काफी है, और अपना माइंडसेट जोड़ लेंगे, समझ में आ जाएगा। ओके, देखिए हिंट आपको रखना है, इसके थ्रू आपको ये समझना कि ये हमारा हिंट है और इसी को लेके हमें आगे बढ़ाना है। समझ में आ गया? तो ऐसे करके आपको लिखना है। हिंट के लिए बहुत बड़ा है ये भाई, 5 लाइन में अगर हिंट मिलता है तो बहुत बड़ी बात है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, छायावाद की पृष्ठभूमि का परिचय दीजिए। आंसर है, छायावाद हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण काव्य आंदोलन है, जो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में उभरा। इसकी पृष्ठभूमि में कई महत्वपूर्ण कारक शामिल हैं। पहला, रोमांटिक प्रभाव, यानी यूरोपीय रोमांटिक साहित्य का प्रभाव हिंदी कविता पर पड़ा। दूसरा, रविंद्रनाथ टैगोर का प्रभाव। तो टैगोर की कविताओं में हिंदी कवियों को प्रेरित किया। तीसरा है भारतीय नवजागरण। तो भारतीय नवजागरण और स्वतंत्रता आंदोलन ने कवियों को राष्ट्रवाद और बहुसांस्कृतिक गौरव की भावना से भर दिया। चौथा, आधुनिक और परिवर्तन। आधुनिकता और सामाजिक परिवर्तन की भावना ने कवियों को नए दृष्टिकोण से लिखने के लिए प्रेरित किया। इन कारकों ने मिलकर छायावाद को जन्म दिया, जिसने हिंदी कविता को एक नई दिशा और दृष्टिकोण दिया। छायावादी कवियों ने प्रेम, प्रकृति, सौंदर्य और आध्यात्मिकता जैसे विषयों पर कविताएं लिखी। आध्यात्मिकता मतलब क्या है? अनुभव, ठीक है, अनुभव जैसे विषयों पर कविता लिखी। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रयोगवाद के प्रमुख कवियों का परिचय दीजिए। आंसर है, प्रयोगवाद हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण काव्य आंदोलन है, जो 1950 के दशक में उभरा। इसके प्रमुख कवियों में शामिल है, पहला आता है कवियों में अज्ञेय। अज्ञेय एक प्रमुख कवि है, लेकिन लेखक और संपादक है। अज्ञेय क्या है? एक प्रमुख कवि है, लेखक है और संपादक है, जिन्होंने प्रयोगवाद को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरा आता है भगवती चरण वर्मा का नाम। तो भगवती चरण वर्मा एक प्रसिद्ध कवि और लेखक, जिन्होंने प्रयोगात्मक माध्यम से नई काव्य शैलियों को प्रस्तुत किया। तीसरा आता श्रीकांत वर्मा का नाम। श्रीकांत वर्मा एक प्रमुख कवि और लेखक, जिन्होंने प्रयोगवाद के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर कविताएं लिखी। चौथा नाम आता है राजेंद्र यादव का। यह एक प्रसिद्ध कवि और लेखक थे, जिन्होंने प्रयोगवाद के माध्यम से प्रेम, सौंदर्य और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर कविताएं लिखी। इन कवियों ने प्रयोगवाद के माध्यम से हिंदी कविता को नए आयाम दिए और इसकी दिशा को बदल दिया। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास पर निबंध लिखिए। तो देखिए, ये हम लोगों का, वो छोटे बच्चे का नहीं है कि मतलब हम लोग 4-5 क्लास में नहीं है कि हम लोग 10 लाइन 20 लाइन एक पेज लिख लें, ऐसे नहीं भैया, इसको सिस्टम से लिखना पड़ेगा। तो हिंदी साहित्य में उपन्यास लेखन की परंपरा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आरंभ हुई। यद्यपि हिंदी उपन्यास को यथार्थवाद स्वरूप देने का कार्य प्रेमचंद ने किया, लेकिन प्रेमचंद के पूर्व भी कई लेखकों ने उपन्यास लिखने का प्रयास किया। यह युग प्रारंभिक हिंदी उपन्यास युग कहलाता है।
प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास की विशेषताएं डैश। पहला आता है कल्पनात्मक और आदर्शवादी स्वरूप। इन उपन्यासों में राजा रानी, तिलिस्म, प्रेम कथा आदि की प्रधानता थी। यथार्थ चित्रण कम था, मनोरंजन पर जोर अधिक था। दूसरा, भारतीय सामाजिक संरचना का आभासी चित्रण। समाज की गहरी समस्याओं से कम सतही स्तर पर चित्रण किया गया। तीसरा, ब्रज भाषा और अवधि मिश्रित खड़ी बोली का प्रयोग किया गया था, जैसे कि भाषा शुद्ध खड़ी बोली नहीं, कहीं कहीं फारसी और उर्दू के भी शब्द के प्रयोग किए गए थे। एंड चौथा आता है धार्मिक। चौथा विशेषता ये था कि धार्मिक, नैतिक और ऐतिहासिक विषयों पर जोर दिया गया। धर्म, नीति, संस्कारों से जुड़े विषयों को प्राथमिकता दी गई। प्रेमचंद पूर्व प्रमुख उपन्यासकार और उनकी रचनाएं को देखना है तो देखिए, वो था लल्लू लाल प्रेम सागर, जो 1805 में इन्होंने लिखा था उपन्यास। ब्रज भाषा में लिखा गया, कृष्ण लीला पर आधारित था। और दूसरा आता है कृष्ण लीला पर आधारित कथा था। दूसरा आता है सदालाल मिश्रा। ये नवीन प्रेम सागर धार्मिक और प्रेम कथाओं पर केंद्रित किया, इन्होंने उपन्यास लिखा। इसके बाद आता है इन होरी लाल द्विवेदी, चंद्रकांता संतति, देविकानंदन खत्री, रहस्य, तिलिस्म, येरी से भरपूर उपन्यास ने लिखा। एंड देवकी नंदन खत्री, जो चंद्रकांता 1888 में इन्होंने हिंदी में पहला लोकप्रिय तिलिस्मी उपन्यास लिखा। और रतननाथ सरसार, फसाना ए आजाद, उर्दू शैली में सामाजिक राजनीतिक चित्रण किया, उन्होंने इसका उपन्यास किया एंड उपन्यास लिखा। और लास्ट इसका बाद है ना, इसमें क्या है, बालमुकुंद गुप्त। तो बालमुकुंद थोड़ा फास्ट पढ़ रहा हूँ ना, थोड़ा इसलिए मुंह थोड़ा ये हो जाता है, ठीक है। तो बालमुकुंद गुप्त, देवरानी जेठानी की कहानी, व्यंग्यात्मक शैली में परिवर्तक पारिवारिक जीवन, इन पर उन्होंने इन विषयों पर उपन्यास लिखा। अब क्वेश्चन नंबर 5 आता है नवजागरण के उदय की परिस्थितियों पर प्रकाश डालिए। नवजागरण के उदय की परिस्थितियों में कई महत्वपूर्ण कारक शामिल है। पहला आता है यूरोपीय प्रभाव। तो यूरोपीय प्रभाव में यूरोपीय शिक्षा और विचारों का प्रसार हुआ, जैसे कि तर्कवाद और मानवतावाद। उसके बाद ब्रिटिश शासन। तो ब्रिटिश शासन के दौरान सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए। तीसरा आता है सामाजिक सुधार। सामाजिक आंदोलनों का सामाजिक सुधार आंदोलनों का उदय, जैसे कि सती प्रथा के उन्मूलन और महिला शिक्षा के प्रचार। उसके बाद आता है शिक्षा का प्रसार। तो इसमें से पश्चिमी शिक्षा के प्रसार ने नए विचारों और दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया। उसके बाद आता है आपका राष्ट्रवाद। तो भारतीय में राष्ट्रवाद की भावना का जिससे देशभक्ति और स्वाधीनता की इच्छा बढ़ी। इन कारकों ने मिलकर नवजागरण को क्या किया, जन्म दिया, जिसने भारतीय समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए और आधुनिकता की दिशा में कदम बढ़ाए। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट प्रश्न है आपका द्विवेदी युग। तो 1900 से लेकर 1920 वाला ये युग है, हिंदी साहित्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण काल है, जिसमें गद्य साहित्य का विकास हुआ। इस युग के प्रमुख गद्य साहित्यकारों में शामिल हैं। पहला आपका आता है महावीर प्रसाद द्विवेदी। पहला नाम किसका था, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, जो एक प्रमुख संपादक और लेखक थे, जिन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी साहित्य को बढ़ावा दिया। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स बालकृष्ण भट्ट। तो ये एक प्रसिद्ध लेखक और संपादक थे, जिन्होंने हिंदी प्रदीप पत्रिका के माध्यम से साहित्यिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया। उसके बाद आता है प्रताप नारायण मिश्रा। यह एक प्रमुख लेखक और कवि भी थे, जिन्होंने अपनी रचनाओं में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा किया। उसके बाद आता है राधाचरण गोस्वामी का नाम। तो जिन्होंने ये एक प्रसिद्ध लेखक थे, संपादक है, जिन्होंने ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों में लिखा। इन साहित्यकारों ने द्विवेदी युग में हिंदी गद्य साहित्य को एक नए आयाम दिए और इसकी दिशा को बदला। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है समकालीन हिंदी कविता का भाषागत विशिष्टताएं बताइए। तो समकालीन हिंदी कविता की भाषागत निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहली आता है नई शब्दावली में पहले क्या आता है नई शब्दावली, जो समकालीन कविता में एक नई और आधुनिक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। दूसरा आता है भाषा की विविधता। तो इसमें से इस कविता में विभिन्न भाषाओं और बोलियों का मिश्रण देखा जा सकता है। तीसरा आता है प्रतीकात्मक। इस कविता में प्रतीकों और बिंबों है ना का प्रयोग अधिक किया होता है। उसका तात्पर्य अनुभव की अभिव्यक्ति। इस कविता में व्यक्तिगत अनुभवों और भावनाओं को अभिव्यक्ति होती है। पांचवा आता है प्रयोगधर्मिता। इसमें से समकालीन कविता में नए प्रयोग और शैलियों का समावेश होता है इसके जरिए। उसके बाद आता है छठा आपका सामाजिक और राजनीतिक विषय। इस कविता में देखा जाए तो सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा होती है। इन विशिष्टताओं के माध्यम से हिंदी कविता और अपनी विविधता और समृद्धि को दर्शाती है। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8 है उत्तर छायावादी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां
प्रवृत्तियों सहित विवेचन कीजिए। तो आंसर है उत्तर छाई कविता हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण काल है जो छायावाद के बाद आया। इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां निम्नलिखित है। पहला आता है प्रगतिवाद। इनमें से इन कविता में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर जोर दिया गया, जैसे कि गरीबी, शोषण और न्याय। उसका आता है प्रयोगवाद। तो यहाँ पे देखिए कविता में इस प्रयोगवाद कविता में नए प्रयोग और शैलियों का समावेश हुआ, जिसमें से कविता की भाषा और संरचना में बदलाव आया। उसके बाद नई कविता। तो नई कविता में कविता में व्यक्तिगत अनुभवों और भावनाओं की अभिव्यक्ति हुई, साथ ही नए प्रतीकों और बिंबों का प्रयोग किया गया। उसके बाद आता है सामाजिक यथार्थ। तो सामाजिक यथार्थ कविता में सामाजिक यथार्थ को दर्शाया गया, जिससे कि जैसे कि गरीबी, भ्रष्टाचार और सामाजिक असमानता। उत्तर छायावादी कविता ने हिंदी साहित्य को एक नए आयाम दिए और कविता की दिशा को बदला। इसने सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा को बढ़ावा दिया और कविता को अधिक विविध और समृद्ध बनाया। उसके बाद आता है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। नई कहानी के स्वरूप और विकास का विवेचन किया। क्वेश्चन नंबर 9 है क्या है? नई कहानी के स्वरूप और विकास का विवेचन कीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? नई कहानी के स्वरूप और विकास का विवेचन कीजिए। तो आंसर इसका नई कहानी हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण आंदोलन है जो 1950 और 1960 के दशक में उभरा। इनकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहली है कि नई कहानियों की विशेषताएं। तो इनमें से नए विषय आए हैं। तो नए विषय नई कहानी में नए और प्रयोगात्मक विषयों को शामिल किया गया, जैसे कि शहरी जीवन, मध्यवर्गीय समस्याएं और व्यक्तिगत संबंध। दूसरा वास्तविकता और यथार्थवाद। इनमें नई कहानी है ना, नई कहानी में वास्तविकता और यथार्थवाद पर जोर दिया गया, जिससे जीवन की जटिलताओं को दर्शाया जा सके। उसका आता है प्रतीकात्मक और बिंब। तो प्रतीकात्मक और बिंब नई कहानी में प्रतीकों और बिंबों का प्रयोग किया गया, जिससे गहराई और अर्थ को बढ़ाया जा सके। उसका आता है भाषा और शैली। तो भाषा और शैली इनके नई कहानी में भाषा और शैली के लिए नए प्रयोग भाषा इनके नई कहानी में भाषा और शैली के नए प्रयोग किए गए, जिससे कथा और अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके। कथा क्या किया जा सके? अधिक और प्रभावशाली बनाया जा सके। उसका रहा नई कहानी के प्रमुख लेखक में। तो पहला नाम आता है मोहन राकेश का। तो एक प्रमुख कहानीकार और नाटककार था जिन्होंने नई कहानी आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसका आता है भीष्म साहनी का। तो ये एक प्रसिद्ध कहानीकार और नाटककार था जिन्होंने अपने कहानियों में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की। उसका आता है कमलेश्वर का नाम। तो ये एक कहानीकार और उपन्यासकार जिन्होंने नई कहानी आंदोलन में नए विषयों और शैलियों को प्रस्तुत किया। नई कहानी ने हिंदी साहित्य को नए आयाम दिए और कहानी लेखन की दिशा को बदला। इसने जीवन की जटिलताओं और को दर्शाने और नए विषयों को प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 10। खड़ी बोली गद्य के विकास का परिचय दीजिए। आंसर है खड़ी बोली हिंदी आज की साहित्यिक हिंदी की आधारशिला है। इसका विकास धीरे धीरे ब्रज, अवधि और आदि बोलियों के स्थान पर एक सुस्पष्ट, सरल और आधुनिक गद्य भाषा के रूप में हुआ। खड़ी बोली के माध्यम से हिंदी को एक राष्ट्र भाषा और शिक्षित समाज की भाषा बनने की दिशा मिली। खड़ी भाषा हिंदी के विकास की पृष्ठभूमि। खड़ी बोली गद्य के विकास की पृष्ठभूमि को देखा जाए तो पहला आता है प्रारंभिक काल। 18वीं शताब्दी के अंत तक खड़ी बोली का गद्य बहुत सीमित था। धार्मिक उपदेश, लोक कथाएं व दैनिक व्यवहार की भाषा में प्रयोग होता था। दूसरा आरंभिक प्रयास हुआ तो इनमें से 19वीं शताब्दी के आरंभ में ही, है ना, लल्लू लाल ने प्रेम सागर 1805 के माध्यम से गद्य में ब्रज और खड़ी बोली का मिश्रण प्रस्तुत किया। नवीन प्रेम सागर, राजनीति गद्य आदि ग्रंथों ने खड़ी बोली गद्य को दिशा दी। उसके बाद आता है मुख्य विकास काल। तो इनमें देखिए भारतेंदु काल का भी आता है नाम। पहला नाम आता है भारतेंदु युग का, है ना, भारतेंदु युग का। तो ये युग जो है 1850 से 1900 तक का था। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने खड़ी बोली को साहित्यिक स्वरूप का कार्य किया, देने का कार्य किया। उन्होंने नाटक, निबंध, पत्र लेखन आदि में खड़ी बोली का प्रयोग किया। अंधेर नगरी, चौपट राजा इसमें भी प्रयोग किया। भारत दुर्दशा, नारी शिक्षा जैसी कृतियां उल्लेखनीय है। दूसरा आता है द्विवेदी युग का नाम, जो 1900 से लेकर 1918 है ना तक का है। इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली को शुद्ध, परिष्कृत और तार्किक बनाया। भाषा को संस्कृत निष्ठ और व्याकरणिक रूप दिया गया। बाल मुकुंद गुप्त, श्याम सुंदर दास, मैथिली शरण गुप्त आदि ने योगदान दिया। उसके बाद आता छायावाद का नाम। छायावाद और प्रगतिवाद काल का। तो ये काल आपका 1918 से लेकर 1947 तक का है, जिसमें खड़ी बोली में अब भावनात्मक और कलात्मक अभिव्यक्ति आने लगी। कविता, कहानी, उपन्यास और निबंध
निबंध हैं, खड़ी बोली का प्रयोग हुआ। प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा, रामचंद्र शुक्ल आदि ने इसे साहित्य की मुख्य भाषा बना दिया। देखिए ये जितने भी हमने 10 नंबर तक आप लोगों को बताइए, 10 नंबर तक जो है आपका समझ जाओ कि 20 मार्क्स वाले 16 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, ठीक है। अब जो आपको मिलेंगे, देखो वैसे 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन ऐसे 20 मार्क्स में पूछे जाएंगे। तो अब जो आपको मिलेंगे यहाँ पे देखिए जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, ये टिप्पणी है आपका क्या भैया, ये टिप्पणी है। तो पहला हम लोग टिप्पणी देखते हैं, जयशंकर प्रसाद पर टिप्पणी देख देते हैं। तो इस भाई समझिए, हिंट लीजिए आप लोग, उसके बाद अपने से खुद करना है। तो जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कवि, नाटककार और उपन्यासकार थे। उनका जन्म 1889 में हुआ था, जिन्होंने उन्होंने हिंदी साहित्य में छायावाद आंदोलन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दूसरा है प्रसाद की प्रमुख कृतियां, इनमें से आता है कामायनी का नाम, एक प्रसिद्ध महाकाव्य जो भारतीय कामिनी एक प्रसिद्ध महाकाव्य है जो भारतीय पौराणिक कथाओं पर आधारित है। दूसरा आता है आंसू, आंसू एक प्रसिद्ध कविता संग्रह है जो प्रेम और विरह की भावना को दर्शाता है। प्रसाद की विशेषताएं की बात करें तो भावनात्मक गहराई, प्रसाद की कविताओं में गहराई, भावनात्मक और संवेदनशीलता है। दूसरा प्रतीकात्मक, उनकी कविताओं में प्रतीकों और बिंबों का प्रयोग किया गया। तीसरा राष्ट्रवाद, प्रसाद की कविताओं में राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावना है। जयशंकर प्रसाद ने हिंदी साहित्य को नए आयाम दिए और छायावाद आंदोलन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद नई कहानी का टिप्पणी देना नई कहानी पर। तो नई कहानी हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण आंदोलन है जो 1950-1960 के दशक में उभरा। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। नई कहानी की प्रमुख की विशेषताएं की बात करें तो पहले नए विषय पर चर्चा होती है। तो नए विषय, नई कहानी में नए और प्रयोगात्मक विषयों को शामिल किया गया, जैसे कि शहरी जीवन, मध्यवर्गीय समस्याएं और व्यक्तिगत संबंध। दूसरा वास्तविकता और यथार्थवाद, नई कहानी में वास्तविकता और यथार्थवाद पर जोर दिया गया जिससे जीवन की जटिलताओं को दर्शाया जा सके। तीसरा आता है प्रतीकात्मक और बिंब, तो इनके नई कहानी में प्रतीकों और बिंबों का प्रयोग किया गया जिससे गहराई और अर्थ को बढ़ाया जा सके। चौथा आपका भाषा और शैली का नाम आता है। इनके नई कहानी में भाषा और शैली के नए प्रयोग किए गए हैं जिससे कथा को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके। इसमें नई कहानी के प्रमुख लेखक की बात करते हैं तो पहला आता है नाम मोहन राकेश का। यह एक प्रमुख कहानीकार और नाटककार था जिन्होंने नई कहानी आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसके बाद आता है भीष्म साहनी का नाम। यह एक प्रसिद्ध कहानीकार और नाटककार थे जिन्होंने अपनी कहानियों में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की। तीसरा आता है कमलेश्वर का नाम। तो यह एक प्रमुख कहानीकार और उपन्यासकार था जिन्होंने नई कहानी आंदोलन में नए विषयों और शैलियों को प्रस्तुत किया। उसके बाद आता है नई कहानियों, उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है नई कहानियों ने हिंदी साहित्य को नए आयाम दिए एंड कहानी लेखक की दिशा को बदला। इसने जीवन की जटिलताओं को दर्शाने और नए विषयों को प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद आता है आपका यहाँ टिप्पणी, क्वेश्चन नंबर 13 में लिया मैंने महावीर प्रसाद द्विवेदी का। तो इस पर टिप्पणी आपको देना है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी एक प्रमुख साहित्यकार, संपादक और आलोचक थे। उनका जन्म 1864 में हुआ था और उन्होंने हिंदी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। द्विवेदी जी की विशेषताएं तो पहला संपादकीय योगदान। तो द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका में संपादक के रूप में हिंदी साहित्य को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरा भाषा और साहित्य का विकास, उन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इससे नई दिशा देने का प्रयास किया। तीसरा है आलोचनात्मक कार्य। द्विवेदी जी ने साहित्यिक आलोचना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया और कई लेखकों की कृतियों को मूल्यांकन किया। उसके बाद यहाँ पर द्विवेदी युग देखिए। तो द्विवेदी जी के संपादकीय कार्यालय को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है, जिसने हिंदी साहित्य के विकास में एक नए युग को सूत्रपात किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्ग प्रशस्त किए। अब आपका आता है 14 नंबर टिप्पणी देना इस पर जीवनी और आत्मकथा पर। तो जीवनी और आत्मकथा दोनों ही साहित्यिक विद्याएं हैं जो किसी व्यक्ति के जीवन को विस्तार से बताती है। जीवनी किसी व्यक्ति के जीवन का विस्तृत विवरण होती है जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है। इसमें व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे कि उनके बचपन, शिक्षा, करियर एंड उपलब्धियों और चुनौतियों का वर्णन होता है। आत्मकथा की बात करते हैं तो आत्मकथा किसी व्यक्ति द्वारा अपने जीवन के बारे में लिखी गई पुस्तक होती है। इसमें से लेखक अपने जीवन के अनुभवों, घटना और भावना को वर्णन करता है। आत्मकथा में लेखक की व्यक्तिगत दृष्टि और अनुभवों को सीधे पढ़ने का अवसर मिलता है। मुख्य अंतर की बात करें तो जीवनी और आत्मकथा के बीच मुख्य अंतर यह है कि जीवनी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है जबकि आत्मकथा स्वयं व्यक्ति खुद लिखते हैं ना। जीवनी में अक्सर
अधिक वस्तुनिष्ठता होती है, जबकि आत्मकथा में लेखक की व्यक्तिगत दृष्टि और भावनाएं अधिक प्रमुख होती है। उसके बाद आपका आता है प्रमुख बालकृष्ण भट्ट। तो ये देखिए, बालकृष्ण भट्ट एक प्रमुख हिंदी साहित्यकार, संपादक और निबंधकार थे। उनका जन्म 1854 में हुआ था और उन्होंने हिंदी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पहला आता है भट्ट जी की विशेषता की बात करें तो संपादकीय योगदान पहला आता है, तो संपादकीय क्षमता पहला आता है संपादकीय योगदान का। तो देखिए, भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक के रूप में हिंदी साहित्य को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरा, निबंध लेखक। तो उन्होंने निबंध लेखक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए और अपनी रचनाओं में सामाजिक और साहित्यिक मुद्दों पर चर्चा की। तीसरा, भाषा और साहित्य का विकास। भट्ट जी ने हिंदी भाषा और साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इसे नई दिशा देने का प्रयास किया। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। अब लास्ट है आपका यहाँ पर रिपोर्टाज। तो रिपोर्टाज एक साहित्यिक विद्या है जिसमें किसी घटना की स्थिति या विषय पर प्रत्यक्ष अनुभव और अवलोकन के आधार पर लिखा जाता है। इसमें तथ्यों और विवरणों को प्रस्तुत किया जाता है जिससे पाठकों को वास्तविकता का अनुभव होता है। रिपोर्टाज की अगर विशेषता की बात करें तो पहला वास्तविकता और तथ्य के। तो रिपोर्टाज ने वास्तविकता और तथ्यों पर जोर अधिकतर दिया है ना, जोर दिया जाता है। रिपोर्टाज में क्या दिया जाता है, वास्तविकता और तथ्यों पर जोर दिया जाता है। दूसरा, प्रत्यक्ष अनुभव। लेखक ने अपने प्रत्यक्ष अनुभव और अवलोकन के आधार पर लिखता है। लेखक क्या करता है, अपने प्रत्यक्ष अनुभव और अवलोकन के आधार पर लिखता है। तीसरा, वर्णनात्मक शैली। रिपोर्टाज में वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है जिसके पाठकों को घटना या स्थिति का विस्तृत चित्रण मिलता है। रिपोर्टाज का उद्देश्य पाठकों को वास्तविकता से अवगत कराना और उन्हें किसी विषय या घटना के बारे में जानकारी प्रदान करना। यह विद्या पत्रकारिता और साहित्य दोनों में प्रयोग की जाती है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स मैंने ये कंप्लीट कर दिया आपको, है ना। 15 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक दिया, क्वेश्चन दिया, इनको आप जल्दी से प्रिपरेशन कर लीजिए। उसके बाद आप लोग कोशिश कीजिएगा खुद से बुक को रिवीजन करने का, है ना। इतना आप लोग करके जाइए, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। देखिए, आप लोगों की मेहनत, आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ, आप लोगों का फर्ज बनता है सपोर्ट करने का। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, है ना, ताकि आपको ये अपडेट मिलता रहे, आप लोग मेरे से कनेक्टेड रहें, है ना। जब तक आप लोगों का एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता, जितने साल तक आपका एग्जाम रहेगा ना, 2-3 साल तो चलेंगे ना, 2-3, अभी तो फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, है ना, ऐसे भी होंगे। तो कोई फर्स्ट में, कोई यहाँ पे देखिए फर्स्ट ईयर में है, कोई सेकेंड ईयर में, कोई थर्ड ईयर में, सबको प्रिपरेशन करवाना है ना। तो इसी तरह से आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें, अपने भाई बहन को भी जोड़े मेरे चैनल से, क्योंकि अलग अलग तरीके की पढ़ाई होते हैं। आप लोग जिस तरह से बोलेंगे वो भी पढ़ाई यहाँ पर अवेलेबल करवाया जाएगा बहुत जल्द। आप लोग सपोर्ट कीजिए। चैनल में नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब। और बात ये करते हैं, पीडीएफ के लिए आप जाइए टेलीग्राम में डाउनलोड कर लीजिए और पासवर्ड आपको इंस्टा में मिल जाएगा, ठीक है। चलो, इतना आप लोग कीजिए। तो भैया आप लोग इतना मेहनत तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा, इतना मेहनत तो करना ही पड़ेगा भैया। इतना मेहनत नहीं कीजिएगा तो कैसे। इंस्टा में अगर आइएगा, इंस्टा में जुड़िएगा हमसे, ठीक है। इंस्टा में जुड़िएगा तो फिर क्या होगा, हम लोग एक साथ मिले हुए रहेंगे हमेशा, है ना। बातचीत होती रहेगी ना, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग का। सो इस तरह से हम लोग कनेक्टेड रहेंगे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय। जय श्री बोलो, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।